नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे शिक्षा के मामले में। दरअसल पाठ्यक्रमों में बदलाव को लेकर बहुत सारी बातें, लेकिन हाल की बात करें तो आज आपातकाल का एक तरह से 51वां वर्ष है और अब एनसीईआरटी या पाठ्यक्रमों में कक्षा 9वीं से आपातकाल के बारे में भी एक पाठ पढ़ाया जाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें, कई इतिहासकारों ने ऐसी बातें जोड़ी हैं जो सच से जुड़ी हुई नहीं है या इतिहास में उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आज़ादी के बाद बहुत सी बातों को जोड़ा गया जो जिनका संबंध इतिहास की सच्चाई से नहीं था। अब बात शुरू लोग करते हैं मुग़ल काल से लेकर कि मुग़ल शासक कितने न्यायप्रिय थे, कितने अत्याचारी थे, कितने उन्होंने धर्मांतरण कराया और कितने मंदिर मस्जिद तुड़वाए। वहाँ से शुरू होती बात। फिर अंग्रेज काल आता है, अंग्रेज़ों की बात होती है। फिर सनातन की बात होती है और भारत में कब इस्लाम आया इस पर भी बात होती है। और फिर दुनिया में इस्लाम कब आया इस पर भी लोग बात करते हैं। इस्लाम कब आया, क्रिश्चियनिटी कब आई और सनातन कब से है। लोग कहते हैं कि इन सब बातों को शिक्षा में जोड़ना चाहिए ताकि बच्चों को सच्चाई पता हो कि किस धर्म में क्या बातें हैं और भारतीय इतिहास में किसने बहुत बहादुरी का काम किया, कौन लोगों ने इतिहास को बदलने में तोड़ने मरोड़ने का काम किया। तो बहुत सारी बातें, लेकिन आज बात यह है कि 9वीं क्लास से अब बच्चों को आपातकाल के बारे में बताया जाएगा कि आपातकाल किसने लगाया, क्यों लगाया और उससे लोकतंत्र कितना कमज़ोर हुआ, कितना बदहाल, कितनी हत्या। इसी पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन चर्चा के शुरू करने के पहले बता दें कि हमारे पास केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं वो भी हम सुनेंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के चिरंजीव जयवर्धन सिंह क्या कहते हैं उनकी भी बात सुनेंगे। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स और सोशल बातचीत के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले धर्मेंद्र प्रधान और जयवर्धन सिंह। सही बात ना, एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। देश में कुछ लोगों के मन में देश को आगे बढ़ने के लिए कुंठा है, वो तरह तरह की रूप बदल के आते हैं। कोई ए टीम होता है, कोई बी टीम होता है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। और जो इतना बड़ा पाप भाजपा सरकार ने किया है नीट घोटाले के माध्यम से, सीबीएसई घोटाले के माध्यम से, जनता को कभी माफ नहीं करेगी। तो बहुत सारी बातें हैं। बच्चों के साथ कभी कांग्रेस ने गड़बड़ नहीं की, लेकिन विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत गड़बड़ की है। इतिहास में तो ये भी कहा जाता है कि विभाजनकारी मुस्लिम लीग पार्टी के बहुत से नेता भारत के आज़ाद होने पर, विभाजन होने के बाद भी संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो बहुत सारी बातें हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर यूएनओ में, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो सीट थी उसे किस तरह से चीन को दिया गया, ये भी बहुत सारी बातें। लेकिन धार्मिक और ऐतिहासिक मुद्दों की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता, इस पर भी विवाद है। लोग कहते हैं कि अगर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था तो फिर महाराणा कैसे जीवित रहे और फिर महाराणा प्रताप ने किस तरह से वापस महाराणा का जो उनका मेवाड़ राज्य था उसको कैसे हासिल किया। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, चंगेज खान से लेकर अलाउद्दीन खिलजी और तमाम चीज़ें, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे तीनों मेहमान। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, योगीराज जी, नागेंद्र सिंह परमार जी और रमेश सिंह जी। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको पता है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से आपको मालूम है कि अतिक्रमणकारी या जो आतताई थे वो किस तरह से भारत में आया। और एक बार राणा कुंभा ने जब मुगलों को मार के यहाँ से भगाया तो वो 500 साल तक वापस ही नहीं आए। लेकिन राणा कुंभा के मुगलों को हराने और अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक खदेड़ने के बाद वो 500 वर्ष तक नहीं आए, इसका इतिहास कहीं नहीं है।
वो 500 वर्ष का कालखंड जिसमें भारतीय शासकों ने भारत को एक रखा, उसका कहीं अता पता नहीं है। और फिर पृथ्वीराज चौहान के मामले को बहुत छोटा सा दिखाना, बाकी चीज़ों को बड़ा सा दिखाना। आपसे जानना चाहेंगे कि आपातकाल का पाठ्यक्रम तो एक इसमें चर्चा का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास में गलत पढ़ाई जाती हैं, और आपकी राय, आप इसे किस ढंग से देखते हैं? आपातकाल को पढ़ाया जाना उचित अनुचित है वो अलग बात है, लेकिन जानकारी बच्चों को मिलनी चाहिए कि आपातकाल किसने लगाया था, क्यों लगाया गया था, उससे देश को क्या नफा नुकसान हुआ। और इतिहास में अगर आप चाहें तो इतिहास का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। रमेश जी। इतिहास के घोटाले की जब भी चर्चा होती है तो आपने भी जो कहा ना कि 500 साल का जो इतिहास जिसमें मुगलों ने लौट के भी नहीं देखा, इसकी चर्चा आजकल बहुत होने लगी। पहले तो ये अंधेरे में था, किसी को पता ही नहीं था, लेकिन जब सोशल मीडिया का जमाना आया और ये सब इतिहास की परतें बाहर निकली, तब हमें पता चला कि ये 500 साल का जो कालखंड था जिसमें हमारे पूर्वजों ने मुगलों को इस तरह खदेड़ा था, उनने लौट के दोबारा नहीं देखा। बिल्कुल डार्क अंधकार का युग होता है, इतिहास का वो काला अध्याय है, ये घोटाला है इतिहास। बहुत मतलब इससे ज्यादा घोटाला ये है कि कांग्रेस को शर्म नहीं आई इस चीज को। इसकी वजह क्या रही कि कांग्रेस, पता नहीं कांग्रेस का समझौता था या कांग्रेस की अपनी विचारधारा थी या कांग्रेस का अपना सोच था कि हम अपने इतिहास को, जो गर्व करने वाला इतिहास है, उस पर शर्मिंदा हो, इसलिए इन वामपंथियों के हवाले इतिहास कर दिया था कि इतिहास को वामपंथियों के हवाले कर दो। और खासतौर से मुसलमान जो इतिहासकार मंत्री है उनके हवाले कर दिया। उनने इतिहास को इस तरह लिखा कि मुगलों को मुगलों को महिमा मंडित किया, और जो हमारे जो देसी वीर थे, वीर पुरुष थे, इतिहास पुरुष थे, उनको या तो छोटा कर दिया या उनको विलुप्त कर दिया। तो इससे एक पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो गई दिमागी तौर पर। जब आप आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाला, गौरवान्वित करने वाला इतिहास लिखेंगे और उसे पढ़ाएंगे और अपने इतिहास को छोटा करके कुचला हुआ दिखाएंगे, तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से हीन भावना आएगी। हम किसी के सामने बोलने लायक नहीं रहेंगे, हम चर्चा नहीं कर सकते, हमेशा डरे डरे रहते। जो कौम डरी डरी रहती है वो उन्नति नहीं, ना आर्थिक उन्नति करती, ना सैन्य उन्नति करती, ना सामाजिक, ना राजनीति किसी। और ये कांग्रेस को सूट किया। जब एक कोई कौम 80% कौम दबी हुई हो, मानसिक रूप से गुलाम हो, मानसिक रूप से दबी हुई हो, तो उनको शासन करने में गांधी से लेकर जवाहरलाल राज किया। लेकिन ये 2014 के बाद खासतौर से सोशल मीडिया आई और जो इतिहासकार जो जानते थे उनने इस चीज को बाहर लाए, तो ये पहली बार जो हमारी नई पीढ़ी है, अब तो मैं ये कहूँ राघवेंद्र जी की सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते वो भी इन सब चीजों को जानने लगे और गौरव करने लगे। रही बात, अब आते आपातकाल पे, तो आपातकाल कांग्रेस ने जो लगाया था उसमें पूरे मानवाधिकार, जो हमारे ह्यूमन राइट, नागरिक अधिकार सस्पेंड हो गए थे। इसका पढ़ाया जाना तो बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि एक तानाशाही सत्ता ने क्या क्या किया था, किस तरह से हमारे संविधान, किस तरह से पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया था। और इससे ये भी पता पड़ता है नई जो युवा पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसको ये भी समझ में आएगा, उसको उसके मतलब फ्रेम ऑफ माइंड में ये भी आता है कि तानाशाही सत्ताएं जब सत्ता को कैप्चर कर लेती है तो किस तरह से एक जी फोर्स क्रिएट होती है, किस तरह से उसमें एक बगावत का वो भाव आता है और वो पूरा सत्ता को खा देती है। इससे क्या होता है, इस चीज को पढ़ने से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने से हमारे मन में एक रेजिस्टेंस का भाव आता है। हमें कोई भी ऐसा अतिवादी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं, इससे एक विस्फोट की स्थिति होती है जो हमारी सत्ता को उखाड़ के फेंक देती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज में आप ये आपातकाल को पढ़ने के साथ साथ इतिहास को फिल्टरिंग बीजेपी सरकार को ये करना चाहिए। इनने भी उतने प्रयास नहीं किए जितने करना चाहिए। इतिहास को फिल्टर करें, इतिहास के उन दबे हुए अध्यायों को बाहर लाए जो हमें हिंदुओं को 80% आबादी को गौरवान्वित होने का मौका प्रदान करें। अतीत में मुगलों ने जो कुकर्म किए हैं उन्हें भी एक एक बारीकी के साथ बाहर लाना चाहिए। क्यों दबाया जाना चाहिए उनको? अगर जो कुछ हुआ है, गलत हुआ है, सच हुआ है, वो सब सामने आना चाहिए। किस तरह से मंदिर तोड़े, किस तरह से हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया, किस तरह से धोखेबाजियां करी, किस तरह से हमारी औरतों को जौहर करने के लिए मजबूर किया, ये भी इतिहास का पाठ्यक्रम इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। और ईमानदारी से आप ये देखिए, साउथ में
वो जो टाइगर क्या कहते हैं उनका, एक मुगल मुसलमान शासक था, उसका ध्यान नाम नहीं आ रहा, उसको तो बड़ा मतलब हिंदुओं का बड़ा रक्षक, मंदिरों का बड़ा रक्षक बताया जाता है, जबकि कोई भी मुगल, कोई भी मुसलमान शासक हिंदुओं का हितैषी नहीं था। उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया है, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया है, धर्मांतरण किया है, तलवार की नोक पर मंदिरों को टूटा है, मंदिरों को लूटा है। तो इस तरह से ये जो इतिहास है, हमेशा एक बीजेपी को छोड़ के सभी राजनीतिक दल बड़ी बेईमानी, बड़ी बेशर्मी के साथ उनका बचाव करते हैं और इनके पास कोई तर्क नहीं होता। तर्क मैंने देखा है कि जब ये टीवी पे और ये आजकल तो ये जो पॉडकास्ट होते हैं उनमें डिबेट करते हैं, तो अपने अपने ग्रुप के लोगों को रखते हैं ताकि जो भी कुछ भी परोस है उसमें कोई सवाल खड़ा ना कर सके। देखिए, बहुत सारी विसंगतियां, लेकिन सवाल ये है कि इससे सुधारेगा कौन। वैसे तो चीन एक ऐसा देश है जिसने गुलामी के पूरे इतिहास को ख़त्म कर दिया अपने यहाँ, और बच्चों को वो सब चीज़ें पढ़ाते हैं जो गुलामी का जिक्र भी नहीं होता। उनका भी अलग, उनका अपना सोच है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अच्छी बुरी इतिहास की जो बातें वो सब बताई जाएँ, उसमें संकोच नहीं किया जाए। भाषा ठीक हो सकती है ताकि नफरत ना फैले, घृणा ना फैले, लेकिन सच सबको मालूम होना चाहिए। योगीराज जी, आपकी राय, ये भी कहा जाता है कि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, और बताते हैं कि मरने के बाद भी वो चाहते थे कि उनकी जो अंत्येष्टि है जो वो बाहर हो, अरब कंट्रीज़ में हो। तो ये बहुत सारी बातें, इसमें सच कितना झूठ कितना, इतिहासकारों को ये सच पता करके करना चाहिए। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि आज़ादी के बाद जो मुस्लिम लीग के नेता थे, जिन्ना के समर्थक थे, वो बंटवारे के बाद भारत उन्होंने बाद में छोड़ा। वो बंटवारे के बाद संविधान सभा में सरकार के द्वारा, नेहरू जी की सरकार में उनको संविधान सभा में रखा गया, और रखने के बाद उन्होंने देश के भीतर संविधान में मुसलमानों के हितों की जितनी वकालत कर सकते थे वो की, और जब संविधान पूरा हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, तब वो देश छोड़ के पाकिस्तान चले गए। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से भारत के संविधान में पाकिस्तान के एजेंटों ने भी भूमिका निभाई है जो देश के बंटवारे की बात करते थे। लेकिन सवाल है कि शिक्षा मंत्री कौन थे, फिर वो क्या करते रहे। इसके अलावा जो बात उन्होंने की, रमेश जी ने की, वामपंथियों के हाथ में भी भारतीय इतिहास चला गया। मैं सिर्फ 2-3 वाक्य इसमें और जोड़ूंगा। जब इंदिरा जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उसमें वामपंथियों का सहयोग था। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से वो प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने पूछा कम्युनिस्ट पार्टी वालों से कि आपको सरकार में क्या हिस्सेदारी चाहिए, कितने मंत्री बनेंगे। तो वामपंथी दलों ने कहा कि हमको सरकार में मंत्री नहीं बनना, आप तो शिक्षण संस्थाएं जितनी हैं उसके मुख्य पदों पर डायरेक्टर है, बाकी चीज़ों पर हमारे लोगों को बना दीजिए। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत सस्ता सौदा है, मंत्री बनना नहीं चाहते, शिक्षण संस्थानों के NCERT के जैसे संस्था उसके निदेशक बना दीजिए। वो धीरे धीरे भारतीय संविधान में, भारतीय पाठ्यक्रमों में बदलाव करते रहे, बहुत धीमे जहर की तरह, और बदलाव भी होता गया, किसी ने कोई आवाज़ भी नहीं निकाली, क्योंकि तब देश पर कांग्रेस का एक तरह से पूरा प्रभाव था। और जब इंदिरा जी के समय कांग्रेस बची थी वो आज़ादी वाली कांग्रेस नहीं थी, इसलिए उन्होंने समझौते किए और इतिहास के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करने की शिकायतें आई। आपकी राय? ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के पहले ही नहीं, मुगल काल के शासन में नहीं, आज़ादी के बाद भी मुसलमानों को ध्यान रख के किताबें लिखी गई, उनको एक वोट बैंक की तरह यूज़ करके उनके लिए योजनाएं बनाई गई, और इतिहास भी उनके अनुरूप लिखा गया, उनके अनुरूप बनाया गया और उनके अनुरूप पढ़ाया गया। और ऐसा पढ़ाया गया कि आप देखिए, जैसे वो नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र की पढ़ाई शुरू होती है 6वीं क्लास से, तब से उनके गुणगान शुरू हो जाते हैं और तब तक जारी रहते हैं जब तक हम प्रतियोगी परीक्षा PSC की परीक्षा में तक नहीं आते। मतलब बड़ी परीक्षाओं में भी उनका इतिहास पढ़ाया जाता है। और यही वजह है कि आज हमारे युवाओं को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन उसको अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब की 7 पीढ़ियों के नाम याद है उन्हें, क्योंकि वो सिलेबस में। लेकिन महाराणा प्रताप, कुंभा, राणा कुंभा, इवन प्रभु श्री राम के 7 पीढ़ियों का नाम बता दे कोई, क्योंकि हमको पढ़ाए नहीं गए और उनका इतिहास पढ़ाया गया, उनको महान बताया गया। तो ये बहुत बड़ा, अभी कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि शर्मनाक पार्टी बीजेपी। शर्मनाक काम तो आज़ादी के बाद के जो सरकारें सत्ता में रही उन लोगों ने किया, कि जो वास्तविकता जो पढ़ानी चाहिए वो नहीं पढ़ाया, और जिनके अनुसार नहीं पढ़ाया उनके अनुसार पढ़ाया गया, उनको ध्यान में रखते हुए इतिहास लिखा गया। तो ये तो और भी बड़ा, ये गद्दारी देश के साथ, ये धोखाधड़ी देश के साथ, कि आपने अपने इतिहास को ही भुलाकर उन लोगों के इतिहास पढ़ाए गए क्योंकि सिर्फ आपको वोट बैंक चाहिए था। और इसी वोट बैंक की खातिर उनने जैसा चाहा, इतना तो हित पाकिस्तान के मुसलमान नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में, जितना हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में बदलाव करके कांग्रेस पर दबाव बना के अपने इच्छानुरूप इतिहास बनवा लिया।
ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसको तुरंत बदला जाना चाहिए। और मेरा तो एक ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर भी है कि ये 14 साल में ये कर क्या रहे हैं, एक एक पार्ट चेंज करके जबरन में वाद विवाद पैदा करते हैं, एक जरा सा चेंज करते हो देश भर में इनका विरोध हो जाता है। एक बार में सारी पुस्तकें खत्म, सारे बदलाव एक बार में करें आप, क्योंकि देश इसी बात की डिमांड करता है। आप समझाने की कोशिश मत कीजिए कि साहब इतिहास क्या है और इतिहास गलत क्या है और इतिहास सही क्या है। जो इतिहास सही है वो जनता भी जानती है, उसको शीघ्र शीघ्र पूरा के पूरे चैप्टर उसमें हमारे वीर सेनानियों की गाथाएं पढ़ाई जाएं, हमारे जो महाराणा प्रताप जी का आपने जिक्र किया, ऐसे असंख्य वीर जवानों की जो गाथाएं हैं, अमर गाथाएं, उनको शामिल किया जाए और उसमें कोई किसी के दबाव में ना आ जाए, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है। आप एक एक चैप्टर में बदलाव करके कहीं किसी का नाम चेंज करेंगे, कहीं पाठ्यक्रम चेंज करेंगे, देश भर में विरोध का सामना करना पड़ता है। एक बार में किस्सा खत्म करिए जैसा चीन ने किया। मुद्दे की बात होनी चाहिए, जो सही है वो सही लिखा जाए, जो गलत है उसको हटाया जाए। लेकिन नागेंद्र जी, मैं एक चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया था कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हुए थे। उनका जन्म अरब में मक्का मदीना में हुआ था। और शिक्षा के मामले में आजकल बड़े शिक्षा की बात होती कि कितने लिखे पढ़े, उनकी शिक्षा कुछ नहीं थी। ये जानकर लोगों को हैरत होगी, उनकी जो शिक्षा थी, जो तालीम थी, वो प्राइवेट थी, घर पर थी। हायर सेकेंडरी, मैट्रिक या बीए वो पास नहीं थे, लेकिन वो देश के शिक्षा मंत्री थे। और वो जब तक रहे, आप देखिए कि 10 साल के लगभग वो शिक्षा मंत्री रहे। तो ये हालत थी देश के पहले शिक्षा मंत्री की, जो अरब में पैदा हुए, मक्का मदीना में, और बाद में वो जब इनका इंतकाल हुआ तो दिल्ली में उनको सुपुर्द खाक किया गया। यहाँ से बात शुरू होती है और वामपंथियों के जरिए वो इतिहास में बदलाव की बात होती है। और बीजेपी शासनकाल की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ होती है, यूनिवर्सिटी के नाम बदल दो, पाठ्यक्रम में थोड़ा सा किसी का चैप्टर छोटा कर दो, किसी को बड़ा कर दो। आप उसमें शिक्षा के लिए शोध करिए और जो सच है उसको पूरी ताकत के साथ पढ़ाइए। उसमें झपकने की, झेपने की और संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश सच जानना चाहता है। आपकी छोटी सी राय। देखिए राघवेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि देश के इतिहास को लेकर, संस्कृति को लेकर और परंपराओं को लेकर राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वास्तव में किसी देश का इतिहास क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या है और उसकी गौरवशाली परंपराएं क्या है। और आप इसको इस तरीके से भी देखिए कि वर्तमान समय में की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ये बहुत बड़ा भार आम आदमी के, प्रबुद्ध जनों के और सरकार के कंधों पर है। वो भार क्या है? क्योंकि डिजिटल क्रांति का युग है। डिजिटल क्रांति के युग में सोशल मीडिया और बतेरे ऐसे माध्यम है। आज के माध्यम में क्या है, कुछ समय पहले तक जब तक डिजिटल क्रांति नहीं थी तो अगर हमें इतिहास को जानना होता था, सांस्कृतिक मूल्यों को, परंपराओं को जानना होता तो हम लाइब्रेरी जाके किताबों की खोज करते थे, उनको देखा करते थे। लेकिन वर्तमान पीढ़ी, और इसमें भी बतेरे से लोग, उम्र दराज भी लोग आज की तारीख में डिजिटल क्रांति के चलते अगर कुछ जानना चाहते हैं तो गूगल और चैट जीपीटी जैसी चीजें उपलब्ध है। वो इसलिए ये बहुत बड़ा सरकारों के कंधे पे भी भार है, प्रबुद्ध और आमजन के भी कंधों पे भार है कि हमारे गौरवशाली इतिहास को, हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक मूल्यों को और परंपराओं का सही तरीके से वो दर्ज हो, जो कि त्यों दर्ज हो। क्योंकि देखिए, अगर जैसे हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास क्या है, कुछ घटनाओं की मात्र थोड़ी है, कोई अतीत की घटना है। इतिहास तो एक तरीके से आप ये मानिए कि गलती और सफलताओं का एक दस्तावेज है, हार और जीत का एक दस्तावेज है। तो इतिहास से ही हम सबक लेके, कहा भी जाता है ना कि इतिहास की गलतियों से सबक लेके बेहतर भविष्य बनाते हैं। मेरे से पूर्व वक्ता थे रमेश सिंह जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब आपको हमारे में गौरवशाली परंपराओं और संस्कृति के बारे में नहीं पता तो हमारी पहचान का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं के जरिए ही तो हम अपने जड़ों को जानते हैं, जिससे हमें आत्मविश्वास आता है, हमें अपनेपन की भावना होती है। तो उसकी सख्त जरूरत रहती है। और चाहे नैतिकता की बात करें, हम त्याग की बात करें, हम साहस की बात करें, हम चाहे प्रेम की बात करें, गलत सही की बात करें, जब तक इतिहास सही नहीं है, सांस्कृतिक मूल्य सही नहीं है, तरीके से दर्ज नहीं है, परंपराएं सही तरीके से दर्ज नहीं है, तो हम उनको कैसे जानेंगे और करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि छुटपुट नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आमूलचूल परिवर्तन कैसा? बिल्कुल सही, जो अपनी कसौटी पे खरा उतरने वाला आमूलचूल परिवर्तन है। उसकी हमें जरूरत है कि हमारे बच्चे और आगे की भविष्य की पीढ़ियां सही तरीके से उन बातों को जाने जो वास्तव में घटित है, ना कि किसी को महिमा मंडन करने के लिए, किसी के वोट बैंक की खुशी के लिए, या किसी को जबरदस्ती मूल्यों को स्थापित करने के लिए थोप के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल हम सबका ये मानना है कि आपातकाल का तो इतिहास बताया जाए कि वो क्यों लगा था।
उसके फायदे भी हुए तो वो बताएं, नुकसान हुए तो वो बताएं, लोकतंत्र को कितनी क्षति हुई ये भी बताएं। लेकिन यह है कि अगर आपको सच लिखना है तो वो सच ऐसा भी लिखा जा सकता है जिससे नफरत न फैले, बल्कि लोगों को सच पता हो। भाषा उसकी सदी हुई क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जरूर बताएं कि जौहर क्यों हुआ था। ये जरूर बताएं कि शिवाजी महाराज जब युद्ध जीते थे तो उनके कार्यकाल में युद्ध जीतने के बाद जो सामान उनको मिला था, युद्ध जो राज्य हारा था उसका पूरा खजाना, फिर वहाँ से उनके सैनिक कुछ महिलाओं को भी लेकर आए थे। तब शिवाजी महाराज ने कहा था कि ये क्या लेकर आया, उनका कि महाराज आपकी सेवा के लिए कोई मुस्लिम परिवार की बेगमें थी वो। उन्होंने इस पर बहुत नाराज़गी जाहिर की और उनसे कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती। और ऐसा कहकर उन्होंने वो जो मुस्लिम बेगमें थी, जो युद्ध जिनके पति युद्ध हार गए थे, उनको वापस लौटाया था। और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि जब मुगल युद्ध जीतते थे तो वो लूटपाट करते थे, नरसंहार करते थे, बच्चों को मारते थे, युवाओं को मारते थे या बचाते थे, जो भी है, लड़कियों को साथ ले आते थे, उनसे अनाचार दुराचार कराते थे और बाद में उनका बाजार लगाते थे जिसमें महिलाओं की नीलामी होती थी, भारतीयों को वो गुलाम बना के ले आते थे। ये सब आपको कड़वा मीठा सब बताना पड़ेगा और इसमें कोई किसी को खुश ना करने जरूरत है, ना नाराज होने करने की जरूरत है। जो सच है वो बताइए, भाषा अच्छी हो, नफरत ना फैले, लोगों तक सूचना जाए कि इतिहास में क्या हुआ था, जौहर क्यों करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं दूषित कर दी जाती थी, उनके साथ बलात्कार होते थे। तब राजपूताने में महिलाओं ने कहा कि हम दुश्मनों के हाथ लगे, मुगलों के हाथ लगे, इससे बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। शरीर भी उनके हाथ न लगे, इसलिए वो जौहर करती थी, जलती हुई आग में कूदती थी। अंदाज़ा लगाइए कि कौन अपने आप को जिंदा जलाना चाहता है। लेकिन मुगल काल में मुगलों के अत्याचार में ये सब भी हुए और ये एकाध नहीं हुए, दर्जनों बार हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल में रायसेन है, वहाँ भी जौहर हुआ था, लेकिन वो इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। अगर हम चंदेरी की बात करें मध्य प्रदेश के, वहाँ भी जौहर हुआ था, उसमें हजारों महिलाओं ने जौहर किया था। मेवाड़ की तो, चित्तौड़ की तो बात ये सबको मालूम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो सच बताना चाहिए, लेकिन सदी हुई और साफ भाषा में। रमेश जी, आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, चंदेरी के राजा पूरणमल की 14 साल की बेटी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के न मालूम कितने सैनिकों ने बलात्कार किया था और फिर उसे बेस्ता बना के दिल्ली में बैठाला था। इतिहास में इस बात कोई दर्ज नहीं है। असल में इतिहास के जो वामपंथी इतिहासकार है, धर्मनिरपेक्ष वामपंथी, वो इतिहास के सच से बहुत डरते हैं, इसलिए पूरा इतिहास झूठा पढ़ा लिखा है। अगर उस इतिहास को के सच को बता दिया जाए तो पूरा देश, जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे नफरत करने लगेंगे। दूसरी बात यह है, इतिहास का जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो हमें एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है, हमें एक दूरदृष्टि मिलती है, हम भविष्य में ज्यादा समझदारी और सूझबूझ से निर्णय ले सकते हैं। तो इतिहास को संतुलित ढंग से, सच का दूध पानी के पानी तरह लिखा जाना चाहिए, जो है जैसा लिखा जाना चाहिए। इतिहास का हमारा भी मानना यह है कि भाषा ठीक हो, नफरत ना हो उसमें, लेकिन सच आना चाहिए। युगराज जी, आपकी राय। नहीं, देखिए, इस चर्चा का मतलब ये नहीं कि किसी हम विशेष संप्रदाय या उसके नेगेटिव बात करें। हम तो ये कह रहे हैं उनके जो आइकॉन उनको भी पढ़ाया जा रहा है। हमने तो पढ़े, आपने भी पढ़े। अब अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनकी जीवनी पढ़ाई जाती है, पढ़ेंगे लोग। वो जो हामिद थे जिन्होंने देश में अपनी जान कुर्बान कर दी, पढ़ाइए अब उनका। लेकिन जो सत्य जो छुपाया गया उसको भी उजागर करिए और बिना किसी डरे, बिना किसी के बहकावे में आए उसको आना चाहिए। और अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तो ये बार बार ये कह रहा हूँ जी, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। बिल्कुल नागेंद्र जी, योगीराज जी कह रहे हैं कि अच्छे जो लोग हैं उनको भी बताएं, बुरों को भी बताएं। देश के राष्ट्रपति रहे APJ कलाम साहब को पढ़ाना चाहिए, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पढ़ाया जाना चाहिए। अब्दुल हमीद की बात कर रहे हैं, फिर एक वो देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे जो आजमगढ़ से आते थे, मैं उनका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा। उन सबको पढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें भी बताइए और गलत जो है उनको भी बताइए, ताकि लोग इतिहास से बेखबर ना हो। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। क्योंकि अब डिजिटल क्रांति का युग है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सूचनाओं के जो स्रोत हैं वो पुख्ता और विश्वसनीय और निष्पक्ष होने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी बेहद जरूरत आ पड़ी है। अब वो सूचनाओं के स्रोत में चाहे इतिहास के सूचनाओं के स्रोतों की बात हो, चाहे संस्कृति को, चाहे परंपराओं के स्रोत हो, वो सारे के सारे पुख्ता विश्वसनीय हो, ताकि देश के वर्तमान लोग और भविष्य की जो पीढ़ियां जो भी पढ़े वो सही, सटीक और तथ्यपूर्वक चीज पढ़े, ना किसी का महिमा मंडन पढ़े, ना कोई गलत चीज पढ़े। जो है जो का त्यों पढ़े, और जो भी गौरवशाली है वो भी पूरा की पूरी तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए, जो दब गया है अतीत में, कहीं ना कहीं दबा दिए गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अगर नाम याद आ रहा है तो ब्रिगेडियर उस्मान अली थे, जो
जिनका संबंध आजमगढ़ से है, लेकिन उनको कोई नहीं पढ़ाता। वो पढ़ाते भी तो बहुत छोटे से। अकबर को आप महान बताइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप की तुलना भी तो करिए कि उन्होंने कितनी दुर्लभ क्या किया। राणा कुंभा की बात हो तो ये बहुत सारी बातें। मध्य प्रदेश में बात करें तो छतरपुर के महाराजा छत्रसाल का जिक्र भी बहुत होना चाहिए। फिर टीपू सुल्तान अगर है तो उनकी भी बात होनी चाहिए। सवाल है कि सच आए सामने, संतुलित हो, भाषा में मर्यादा हो और लोग सच जाने। तो कुल मिलाकर आपातकाल के बहाने हमने पूरे देश के इतिहास पर बात की। एनसीईआरटी इस पर काम कर रहा है, केंद्र की सरकार भी काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और फिल्टर लगकर इतिहास सामने आएगा और जो सच है वो सबको पता चलेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।